हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये कहानी है बदलती हुई दुनिया की, राजनीति की और इस बात की कि इन सब के बीच भारत कहां खड़ा है। 4 मार्च की सुबह थी। हिंद महासागर में श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानी युद्धपोत समुद्र में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था आइरिस देना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यही जहाज भारत आ रहा था, भारतीय नौसेना के साथ एक बड़े नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने। इस एक्सरसाइज का नाम था मिलन 2026। वहां अलग अलग देशों की नौसेनाएं आई थीं। ईरान के सैनिक भी उसी परेड का हिस्सा थे। भारतीय नौसेना ने उनका स्वागत किया था। सोशल मीडिया पर लिखा गया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती के पुल। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जब ये जहाज वापस ईरान लौट रहा था, तभी अचानक एक अमेरिकी सबमरीन ने उस पर हमला कर दिया। एक MK-48 टॉर्पीडो सीधे जहाज से टकराया। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। वो बड़ा युद्धपोत समुद्र में डूब गया। इस हमले में 87 ईरानी सैनिक मारे गए और 32 लोगों को श्रीलंका की नौसेना ने बचाया। लेकिन सवाल यह है, भारत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया। सोशल मीडिया पर बस इतना कहा गया, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है। उधर मध्य पूर्व में हालात पहले से ही खराब थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। तेहरान से लेकर दूसरे बड़े शहरों तक हर जगह धमाके हो रहे थे। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने जवाब में मिडिल ईस्ट के 9 देशों में मौजूद 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। कई मिसाइलें रास्ते में रोक दी गईं, लेकिन कुछ हमले सफल भी हुए। बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स के पास धुआं उठता देखा गया। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट्स क्रैश हो गए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन्स टकरा गए। इन हमलों में कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ इजराइल के शहर तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों से 40 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब दुनिया को लग रहा था कि ईरान शायद हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये युद्ध और फैलने लगा। ईरान के सहयोगी लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। और फिर ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की धमकी दे दी। ध्यान रखिए, दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। लेकिन वापस आते हैं आइरिस देना की कहानी पर। यह जहाज कोई दुश्मन जहाज नहीं था। ये वही जहाज था जो कुछ दिन पहले भारत के साथ एक्सरसाइज करके गया था। विशाखापट्टनम में ईरान के सैनिक भारतीय नौसेना के साथ परेड में चले थे। दोस्ती के नारे लगाए गए थे और सिर्फ 2 हफ्ते बाद उन्हीं सैनिकों की लाशें समुद्र में तैर रही थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब जहाज से डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई तो मदद के लिए श्रीलंका की नौसेना पहुंची, भारत नहीं। ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतली ने कहा कि भारत की तरफ से एक संदेश तक नहीं आया। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उस जहाज पर कोई हथियार नहीं थे। यानी वो जहाज डिफेंसलेस था। यहीं से सवाल उठने लगते हैं, क्या अमेरिका और इजराइल अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करते? और अगर ऐसा है तो बाकी देश चुप क्यों हैं? लेकिन कुछ देश चुप नहीं हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने खुलकर अमेरिका की आलोचना की। हालांकि स्पेन नेटो का हिस्सा है और अमेरिका का सहयोगी भी, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने से रोक दिया। और अब सवाल भारत पर भी उठ रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से खुद को इंडियन ओशन का सुरक्षा रक्षक बताता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर की गार्डियन है। भारत ने खुद को इस क्षेत्र का सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बताया है। लेकिन अगर ऐसा है
तो भारत के पास से गुजरते हुए एक जहाज पर हमला हो जाए और भारत कुछ ना बोले, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। दुनिया की राजनीति तेजी से बदल रही है। नए गठबंधन बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, और इस बदलती दुनिया में हर देश को बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। क्योंकि अगर फैसले सही नहीं हुए तो उसका असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर आर्थिक स्थिति तक सब कुछ प्रभावित होगा। आने वाले समय में ये संघर्ष कहाँ जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है, दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, और भारत को तय करना होगा कि वो सिर्फ दर्शक बनेगा या खुद अपनी भूमिका तय करेगा।